स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एल्काइंस का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो एल्काइंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम और राने निकल इन ऑर्डर टू फॉर्म एल्कीन्स। ठीक है, ये तो हम एल्केन्स में भी पढ़ा था हमने कि प्लैटिनम, पैलेडियम और आयरन निकल की प्रेजेंस में हम जो है एल्कीन्स को भी हाइड्रोजनेट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, एल्काइंस सबसे पहले हाइड्रोजनेट होंगी एल्कीन्स में और उसके बाद एल्कीन्स फॉर्म्ड फर्दर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन्स। तो देखिए इसमें पहले एल्काइंस जो होती हैं वो एल्कीन्स में हाइड्रोजनेट होती हैं और फिर ये एल्कीन्स जो है फर्दर हमारी एल्केन्स में हाइड्रोजनेट हो जाती हैं। तो देखिए प्रोपाइन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक साइड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड के मतलब दोनों साइड जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर था C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड्स जो है हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो जाएंगे। तो एक इस वाले कार्बन पर और एक इस वाले कार्बन पर जो है हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी मिडिल वाले कार्बन पर और ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है इस पर जो है एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो मिडिल वाला कार्बन पहले C था अब CH हो जाएगा और लास्ट वाला कार्बन पहले CH था अब CH2 हो जाएगा। और क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड हमारा कम हो गया तो अब ये डबल बॉन्ड बचेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता ही होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अभी हम देख रहे हैं प्रोपीन बना है, प्रोपाइन से हमारा प्रोपीन बना है और प्रोपीन में भी हमारा एक पाई बॉन्ड अभी प्रेजेंट है, तो इसलिए फर्दर हाइड्रोजनेशन यहाँ पर हो सकता है। तो एक पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे हाइड्रोजन के साथ, यानी दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन जो है ये ऐड हो जाएगी। तो मिडिल वाला कार्बन पहले CH था, अब मिडिल वाला, अरे बाप रे मैंने गड़बड़ कर दी, इसमें ये प्रोपेन है बेटा, इसमें यहाँ पर जो है ये नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH था पहले मिडिल वाला कार्बन प्रोपीन में, अब मिडिल वाला कार्बन CH2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला कार्बन पहले CH2 था अब वो CH3 हो जाएगा। बेटा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये प्रोपेन बना हुआ है। ठीक है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से, मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप ये लिख लीजिएगा CH3 फिर ये CH2 और ये CH3। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोपेन जो है फॉर्म हो जाता है। तो प्रोपाइन का जब भी हम इस तरह से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो प्रोपीन में और फिर प्रोपेन में फर्दर जो है चेंज हो जाती है। तो अगर हमें ये हाइड्रोजनेशन प्रोपीन वाली स्टेज पर ही यानी एल्कीन वाली स्टेज पर ही स्टॉप करना हो, क्योंकि ये तो फर्दर हाइड्रोजनेट होती रहेगी, फाइनली हमें एल्केन मिलेगा। तो अगर हमें ये एल्कीन वाली स्टेज पर स्टॉप करना हो तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, और यही इसमें लिखा हुआ भी है कि द हाइड्रोजनेशन कैन हाउएवर बी स्टॉप्ड एट द एल्कीन स्टेज बाय यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स इन्वेंटर का नाम है जिन्होंने कैटलिस्ट के बारे में बताया था। तो अब ये होता क्या है लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट इज मेड ऑफ पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट पर पैलेडियम मेटल को डिपॉजिट किया जाता है और उसके बाद इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए कुछ पॉइजन्स इसमें डाल देते हैं। सम कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे। और वो कौन से कैटलिस्ट पॉइजन डालते हैं हम इसमें, या तो क्विनोलिन डाल सकते हैं या लेड ऑक्साइड। तो ओवरऑल इस पूरे को हम बोल देते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट ट्रांसफॉर्म एन एल्कीन टू अ एल्काइन टू अ सिस एल्कीन वाया सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हमारी एल्काइन थी वो सिर्फ एल्कीन वाली स्टेज पर रुक जाती है। जैसे कि नीचे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमने 2 ब्यूटाइन ली हुई है। ठीक है, एक एल्काइन है और ये सिर्फ 2 ब्यूटीन बना रही है, एल्कीन पर रुक गई, फर्दर ये आगे हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ एल्केन में। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें एल्कीन वाली स्टेज पर ही हाइड्रोजनेशन को रोकना हो तो हम लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। और लिंडलार्स कैटलिस्ट भी देखिए यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी, एल्कीन देखिए बन सकती है, यहाँ पर ये तो हमने सिस दिखा रखी, ट्रांस भी हो सकती है। एल्कीन हमारी 2 टाइप की हो जाएंगी, सिस भी और ट्रांस भी। ठीक है, लेकिन जो लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है वो मेनली जो है सिस
एल्कीन को फॉर्म करता है। तो यानी वहां पर हाइड्रोजन का जो है वो सिन एडिशन होता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन का सिन और एंटी दोनों एडिशन होते हैं। मैक्सिमम टाइम तो सिन एडिशन देखने को ही मिलता है, तो हमें जो है सिस 2 ब्यूटीन यहाँ पर जैसे देखने को मिल रही है, पर कभी कभी हमें ट्रांस एडिशन भी देखने को मिल जाता है हाइड्रोजन का, तो उसकी हेल्प से हमें ट्रांस एल्कीन्स मिल जाती है। तो यहाँ पर लिंडलास कैटलिस्ट स्पेशली, ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा, लिंडलास कैटलिस्ट जो होती है वो एल्काइन को हमेशा सिस एल्कीन में चेंज करती है। तो वहां पर हमेशा हमें सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, 2 ब्यूटाइन, तो ये दोनों कार्बन पर एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्योंकि सिन एडिशन है इसलिए हमें यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन जो है देखने को मिलती है। अच्छा, फिर क्या है, यहाँ आगे बोला गया है कि हम एंटी एडिशन भी करा सकते हैं। अब उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस होंगी। द एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स to an alkyne pi bond occurs when reacted with sodium or lithium metal dissolved in ammonia। अगर हमें एल्काइन के पाई बॉन्ड पर एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना हो तो उसके लिए फिर हम अलग रिएजेंट लेते हैं। हम क्या लेते हैं, सोडियम या लिथियम मेटल लेंगे जो कि अमोनिया में डिसॉल्व रहता है, और इस टाइप का जो रिडक्शन हम कराते हैं उस रिडक्शन को हम बोल देते हैं बर्च रिडक्शन, या फिर हम इसको बोलेंगे डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। ये बर्च रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके यहाँ जैसे एमएससी लेवल पर ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि बर्च रिडक्शन क्या होता है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एल्काइन के केस में भी और आगे फिर एरोमेटिक रिंग के केस में भी, दोनों केसेस में बर्च रिडक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने इसमें इसको हम बोलेंगे बर्च रिडक्शन, और इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व्स रेडिकल्स इन इट्स मैकेनिज्म एंड प्रोड्यूसेस अ ट्रांस एल्कीन। तो जब हम सोडियम या लिथियम मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करके फिर हम इसका रिडक्शन कराते हैं एल्काइन का, तो फिर हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है, और इस टाइप का रिडक्शन हमारा बर्च रिडक्शन कहलाता है। अब इस मैकेनिज्म में होता क्या है, तो मैकेनिज्म बिगिंस विद द सोडियम एटम, सोडियम हो या लिथियम हो या पोटेशियम एटम हो, कुछ भी हो, ठीक है। हमने सोडियम एटम से सपोज स्टार्ट किया है, तो सोडियम एटम गिविंग एन इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सोडियम जो है इसमें अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे। देखिए सोडियम का आप लोगों को अगर कन्फिग्रेशन बताऊं मैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो 2, 8 और 1, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ये अगर निकाल देगा, तो Na क्या करता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर Na प्लस में चेंज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो Na की ये 0 से प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यानी Na खुद तो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को वो रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है कि एज इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको देगा, टू द एल्काइन, एल्काइन को दे देगा, एंड रिजल्टिंग इन अ रेडिकल एनायन, और फिर हमारा इसमें एक रेडिकल एनायन बन के आ जाता है। अभी हम आगे मैकेनिज्म में दिखाऊंगी मैं आपको कि रेडिकल एनायन क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मिल जाता है एल्काइन को, तो उसके बाद NH3 प्रोटोनेट कर देती है उस एनायन को, ताकि हमें एक विनाइल एनायन मिल जाए, ठीक है। अभी मैं आपको पहले पूरा वही दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने स्टार्टिंग में एक एल्काइन ली हुई है, ठीक है, ये हमारी एल्काइन है। अच्छा, एल्काइन का में यहाँ से ये जो एरो हमने दिखा, अच्छा एक चीज़ तो और बेटा, ये जो एरो है ये फुल एरो दिखा रखे हैं, इसको फुल एरो ना दिखाकर आप इसको हाफ एरो दिखाइए। एक्चुअली जो पाई बॉन्ड टूट रहा है वो होमोलिटिक फिशन समझ लीजिए आप, होमोलिटिक फिशन हो रहा है उस पाई बॉन्ड का, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर जा रहा है यानी इस वाले कार्बन, तो इसको हाफ एरो दिखाइएगा। हाफ एरो दिखाने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इस तरह से दिखाएंगे हम इसको, ठीक है। और फुल एरो का मतलब होता है हमने दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, तो ये फुल एरो नहीं है बेटा, यहाँ पर आप हाफ एरो दिखाइएगा। तो हाफ एरो से क्या मतलब है, ये जो हमने जो ये कार्बन सपोज एक बॉन्ड था सपोज, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे दिखाऊं, होमोलिटिक फिशन दिखाऊं, तो हम इसको यूं, और दोनों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए हैं। तो वही जो पाई बॉन्ड के पास यहाँ एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करा रहे हैं, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको शो किया हुआ है। तो जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ 2 बॉन्ड बचेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बचेगा, एक पाई बॉन्ड, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया, ये कार्बन है, ये दोनों हमने, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया किस तरह से, होमोलिटिक फिशन हुआ, दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। तो इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक है। इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रखा है, सोडियम ने ये वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब
इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको भी आप हाफ एरो से दिखाइएगा। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगी तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो जब इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा? क्योंकि कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से इस पर कैसे ज्यादा हो गया, देखिए कार्बन के अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड जो ब्रेक हुआ तब आया था, और पांचवा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम एटम ने दे दिया। तो क्योंकि सोडियम ने पांचवा इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको बनाने में, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये फुल एरो दिखा रखे हैं, फुल एरो ना दिखाकर आप सिर्फ हाफ एरो दिखाएंगे, बस इसको ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रेडिकल एनायन। क्यों रेडिकल एनायन? देखिए नेगेटिव चार्ज अगर लगा हुआ है तो वो एनायन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहा है। इस कार्बन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन ने तो अपने अपने बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को हम रेडिकल बोल देते हैं, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर रेडिकल भी है और यहाँ पर एनायन भी है, तो इसलिए हम इसको रेडिकल एनायन बोल दे रहे हैं। और ये कौन सा रेडिकल एनायन बना? ये बना हमारा विनाइल, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी, अगर इसी पर नेगेटिव डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है तो हमारा वो विनाइल एनायन कहलाएगा। क्योंकि रेडिकल भी है तो विनाइल रेडिकल एनायन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। अब ये ना दो तरीके से बन सकता था। यहाँ पर हमने इसकी ट्रांसफॉर्म दिखाई है, विनाइल एनायन की हमने ट्रांसफॉर्म दिखाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिस फॉर्म दिखाते इसकी, सपोज हम ऐसे दिखाते अगर इसको, ये यहाँ पर ये है और इस पर हम ये नेगेटिव चार्ज बना दे रहे हैं, यहाँ पर भी CH3 और इधर में CH3, यानी कि अगर हम सिस फॉर्म बनाते, ये हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बनाई है, ठीक है। और सिस फॉर्म अगर हम बनाते तो सिस फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। मिथाइल ग्रुप काफ़ी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये अनस्टेबल रहता। तो इसलिए हमने इसकी ट्रांसफॉर्म को दिखाया कि क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो है सिस फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया सोडियम और या लिथियम मेटल को हमने अमोनिया में डिसॉल्व किया है, तो अमोनिया जो है प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन क्या होता है? H+, तो वो प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर सकती है, मतलब डोनेट तो नहीं करेगी, मतलब प्रोटोनेशन कर सकती है, ठीक है। तो प्रोटॉन डोनेट करना भी कह सकते हैं आप उसे। तो यहाँ पर क्या है, हम ये जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर जो मैंने ये नेगेटिव चार्ज दिखाया था, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन पर अटैक कर देगा, ठीक है। यानी हम एरो दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज से इस H की तरफ, और यहाँ पर NH3 था पूरा, ये NH2 और बॉन्ड करके H बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हमारा नाइट्रोजन का है ही, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, अब ये नाइट्रोजन पर ही चला जाएगा तो NH2 हो जाएगा, और NH2 पर हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना रखा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होगा और H जो है H पॉजिटिव की तरह यहाँ से निकलेगा, और इसी ये जो H पॉजिटिव है और इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर जो हमने नीचे दिखा रखा है, इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को जुड़ता हुआ दिखा दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, क्योंकि इस कार्बन पर अभी हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से सोडियम मेटल आएगा, और सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को, जो ये पहला कार्बन है, इसको दे देगा। तो जैसे ही इसको दे देगा तो इस पर अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वो फ्री रेडिकल रहता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा फिर से अमोनिया आ जाएगी, अमोनिया से फिर H+ मिल जाएगा इस नेगेटिव चार्ज को, और अमोनिया से NH2- जो है यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये NH2- यहाँ से निकलता हुआ दिखा दिया, और ये H+ की तरह निकलेगा यहाँ से, और ये कार्बन नेगेटिव जो है इस H+ को ग्रैब कर लेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ट्रांस एल्कीन जो है देखने को मिलती है। तो सोडियम, लिथियम या पोटेशियम मेटल जब अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं तो ये जो हमारा बर्च रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन से हमेशा हमें ट्रांस एल्कीन जो है मिलती है, जबकि लिंडलार कैटलिस्ट हमें सिस एल्कीन देता है। तो इसमें बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली बार जब हम स्टार्टिंग में हम सोडियम डालेंगे, मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन दिखानेंगे, और सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। सेकेंड टाइम में हम फिर अमोनिया
के साथ रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें अमोनिया प्रोटोनेशन कराएगी। फिर थर्ड स्टेप पे फिर से सोडियम, फिर फोर्थ स्टेप पे फिर से अमोनिया। तो ये 1 बाय 1 आते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं। पहले सोडियम आएगा, फिर अमोनिया, फिर सोडियम, फिर अमोनिया। तो सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन देना और अमोनिया का काम है प्रोटोनेशन करना, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रांस एल्कीन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही चीज हमने इसकी मैकेनिज्म में जो है बताई हुई थी कि ड्यू टू लोअर स्टेरिक क्राउडिंग द ट्रांस विनाइल एनायन इज प्रोड्यूस्ड। वो मैंने आपको बताया ही है कि सिस विनाइल एनायन में क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है तो इसलिए वो जो है अनस्टेबल होता है। तो प्रेफरेंशली जो है हमारा ट्रांस विनाइल एनायन फॉर्म होता है। तो फाइनली द प्रोटोनेशन ऑफ द ट्रांस विनाइल एनायन प्रोड्यूसेस द ट्रांस एल्कीन। तो इस तरह से हमारी ट्रांस एल्कीन जो है देखने को मिलती है। तो एक बार मैं फिर से इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से, बस इतना ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर जो बना रखे हैं एरो, बस उसको हाफ एरो दिखाएगा। जहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है आपको हमेशा हाफ एरो दिखाना है। जैसे यहाँ पर भी इसको भी मैं करेक्ट कर देती हूँ एक बार, मतलब यहाँ पर भी आपको हाफ एरो ही दिखाना है, यहाँ पर आपको हाफ एरो दिखाना है, ये आपको हाफ एरो दिखाना है और ये आपको हाफ एरो दिखाना है। बस इतना चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। अब आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। तो एरोमेटिक रिंग का भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो सकता है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है। एरोमेटिक रिंग्स अपने आप में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो एरोमेटिक रिंग्स आर नॉट इजीली हाइड्रोजनेटेड इवन इफ वी यूज मेटल कैटलिस्ट एंड रिक्वायर हायर टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की और बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। बट वंस द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन रिंग स्टार्ट, लेकिन एक बार अगर इनका हाइड्रोजनेशन स्टार्ट हो जाए तो इट विल गिव राइज टू साइक्लोहेक्सेन। तो सारे ही जितने भी बेंजीन रिंग में तीनों बॉन्ड होते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। तो हमें फाइनली साइक्लोहेक्सेन मिलता है। इसमें कहीं पर भी हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन, देयर इज नो पार्शियल हाइड्रोजनेशन, कहीं पर भी हमें पार्शियल मतलब आंशिक हाइड्रोजनेशन, ऐसा नहीं होगा कि खाली बेंजीन रिंग का एक बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाए या दो बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाए। तो हमें कहीं पर भी इसमें साइक्लोहेक्साडाइन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, विच इज द फर्स्ट हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट। अगर हम हाइड्रोजनेशन कराने लगे बेंजीन रिंग का, तो अगर हम एक एक बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराएं तो हमारे पास दो पाई बॉन्ड बचेंगे बेंजीन रिंग में। देखिए ये है हमारा, ये हमारी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक। अब सपोज हमने यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये और ये, इस तरह से। तो ये साइक्लोहेक्साडाइन बनेगी। तो ये पहली बार जब हाइड्रोजनेशन होगा तो दो हाइड्रोजन जो है ऐड होंगे और साइक्लोहेक्साडाइन बनेगी। फिर तो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें साइक्लोहेक्साडाइन देखने को मिलेगी। ये जब, क्योंकि यहाँ पर हमारी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। एरोमेटिसिटी यहाँ पर क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है तो ये पूरा हकल्स रूल को फॉलो कर रही है, और यहाँ पर खाली 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर कोई हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, और ये जो है हमारी एरोमेटिसिटी यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो गई है। तो इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पर सारे ही बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजनेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जब फर्दर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। तो हमें ये प्रोडक्ट कहीं देखने को मिलता है डायरेक्टली। हमें जो है, जैसे हमने नीचे करा रखा है, ये हमने कंपाउंड लिया हुआ है, इसमें हमने हाइड्रोजन, राने निकिल और ये एटमॉस्फेयर 200 और रूम टेम्परेचर पर कराइए, तो आप देख रहे हैं इसमें तीनों के तीनों बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजनेट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था। अब फाइनल जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो खैर कोई हाइड्रोजन नहीं था, 1 2 3, और यहाँ पर भी हमें 2 हाइड्रोजन और ऐसे ही हमें यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट रिंग जो है वो हाइड्रोजनेट हो जाती है, ठीक। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है कि जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, मतलब जैसे नेफ्थलीन हुई, फिनेंथ्रीन हुई, ठीक है, ये सब हमारी पॉलीसाइक्लिक, एक से ज़्यादा साइकिल है ना इसमें एरोमेटिक रिंग्स में, तो इसलिए हम इसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स बोलते हैं। तो नेफ्थलीन है, फिनेंथ्रीन है या एंथ्रासीन है, कैन ऑल्सो बी फुल्ली और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड अंडर सुटेबल कंडीशन। इनको हम फुल्ली भी हाइड्रोजनेट कर सकते हैं और ये पार्शियली भी हाइड्रोजनेट हो जाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर 9-10
डाईहाइड्रोफिनेंथ्रीन या एंथ्रासीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ओवर कॉपर क्रोमाइड। ये हमने जो ले रखी है फिनेंथ्रीन है, ठीक है। फिनेंथ्रीन का यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजन दिखा रखा है, ये जो वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को सिर्फ हाइड्रोजनेट होता हुआ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस वाली पोजीशन पर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन तो है ही, तो यहाँ पर अब हमारे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। तो कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में हम ये रिडक्शन दिखा सकते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स में भी रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात करेंगे बर्च रिडक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो एरोमेटिक रिंग्स का बर्च रिडक्शन, वही सब कुछ लेते हैं। एरोमेटिक रिंग्स आर रिड्यूस्ड बाय लिथियम और सोडियम और पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कोहल। एल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर एल्कोहल जो है प्रोटॉन डोनर की तरह वर्क कर सकता है। अमोनिया भी प्रोटॉन डोनर होता है, एल्कोहल भी प्रोटॉन डोनर है, तो दोनों में से यहाँ पर जो है हम एल्कोहल की हेल्प से दिखा रहे हैं कि प्रोटोनेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइंस आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हमें नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइंस मिलेंगी। नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि देखिए यहाँ पर ये मैंने 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बना रखी, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है। जैसे बेंजीन में हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल फिर डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम बर्च रिडक्शन बोल देते हैं। तो बाय दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक रिंग इज मोर रेडिली रिड्यूस्ड, ये ज़्यादा इजीली रिड्यूस हो जाती है इन कंपैरिजन टू एल्कीन। तो बेंजीन है, हमने सोडियम लिथियम या फिर पोटेशियम मेटल ले रखा है इन लिक्विड अमोनिया, इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है, और यहाँ पे हमें 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन जो है देखने को मिलती है। 1,4 क्यों बोल रहे हैं इसको, जैसे ये अगर मैं नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1,4 पोजीशन, अरे सॉरी गलत किया, एक सेकेंड बेटा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ से हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 5 और ये 6। तो यहाँ वाली पोजीशन पर हमें जो है ये वाली 3 और 6 पोजीशन पर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है जाकर ऐड हुई है, ठीक। तो हमें 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन यहाँ देखने को मिलती है। और अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन में हमें यहाँ पर ये भी हमारी 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थलीन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है हाइड्रोजनेशन हुआ है। अब ये हाइड्रोजनेशन हुआ कैसे है, बस वो हमें अब इसमें देखना है। तो अगर हम बात करें इसकी कि हमने क्या कर रखा है, लिथियम सोडियम या पोटेशियम आयन को, मेटल को जब डिसॉल्व किया अमोनिया में, तो क्या होता है, एन इंटेंस ब्लू सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। जैसे ही हम इनमें से कोई भी एक मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक ब्लू सोल्यूशन मिलता है। अब वो ब्लू सोल्यूशन क्या होता है, ब्लू इज द कलर ऑफ द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो ये अमोनिया में जब ये डिसॉल्व होते हैं ये मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपने अंदर से। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अमोनिया उन्हें सॉल्वेट कर लेता है, और वो कलर जो हमें देखने को मिलता है वो ब्लू कलर मिलता है। तो ब्लू कलर जो होता है वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इन बर्च रिडक्शन दिस ब्लू सोल्यूशन विद सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, देखिए ये लिथियम है, लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज, और लिथियम ने पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जब लिथियम यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज में चेंज होगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम दिखाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसी का निकला हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, तो अमोनिया में ये सॉल्वेट हो गए, तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं हमारे। तो ये पूरा सोल्यूशन जो है हमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन देखने को मिलता है, और यही ब्लू सोल्यूशन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आपको सिर्फ ये सारा कुछ ना भी लिखें, आप खाली लिथियम लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। तो लिथियम से आपने सिर्फ एरो दिखाना, देखिए यहाँ पर हाफ एरो दिखाया हुआ है, तो ये हाफ एरो का मतलब है हमने क्या करा, ये डबल बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूंगी, ये पूरा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर इस वाली पोजिशन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाले कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट दिखा दिया है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज था, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम था, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने शो कर दिया। अब ये हमारा एक रेडिकल एनायन बन गया, क्योंकि रेडिकल यहाँ पर ये है, और एनायन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस पर। अब इसी को हम रेडिकल एनायन, क्योंकि हमारा स्टेबल है, जिसमें हम रेजोनेंस फॉर्म दिखा सकते हैं इसकी, तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर अगर हम मूव कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज का तो बॉन्ड बन जाएगा,
और ये जो बॉन्ड है इसको अगर हम मूव कराएंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज बनेगा। देखिए रेजोनेटिंग फॉर्म्स जब भी हम बनाते हैं, मैंने रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको, तो नेगेटिव चार्ज का हमेशा बॉन्ड बनता है और बॉन्ड से हमेशा नेगेटिव चार्ज बनता है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही मूव किया, ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड जब मूव किया तो इसका नेगेटिव चार्ज बन गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज से फिर बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड फिर मूव कराएंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो इस तरह से ये हम दिखा रहे हैं कि ये जो रेडिकल एनायन है वो स्टेबल भी बनता है। फिर उसमें क्या होगा, फाइनली क्या होगा, जो हमने ETOH लिया हुआ था, यानी कि जो हमने एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल, ET मीन्स इथाइल, तो ये जो इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल इस नेगेटिव चार्ज को प्रोटोनेट कर देगा, मतलब ये अपना H+ इसको दे देगा। तो हमने दिखा दिया नेगेटिव चार्ज से H+ की तरफ हम एरो बना देंगे। H+ कैसे हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये जो एरो है वो ऑक्सीजन की तरफ किया हुआ है। तो अब यहाँ से जो निकलेगी चीज वो क्या निकलेगा, ETO-, वो तो निकल जाएगा यहाँ से, और इसमें से H+ निकलेगा। तो H+ और ये वाला नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखा रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ETOH से आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मत समझ लेगा कि 2 हाइड्रोजन आए हैं, क्योंकि हर पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन तो है ही। स्टार्टिंग में बेंजीन पर हर पोजीशन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, इससे कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो हर पोजीशन पर क्योंकि एक एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, सिर्फ एक हाइड्रोजन ETOH ने दिया है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, वही है, पहले हमने लिथियम दिखाया, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसके बाद हमने ETOH दिखाया था, फिर से हम लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वही जैसे पहले हुआ था एल्काइन के केस में कि पहले सोडियम दिखा रहे थे, फिर अमोनिया, फिर सोडियम, फिर अमोनिया, ऐसे इसमें करना है, पहले लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन, फिर ETOH, फिर लिथियम का इलेक्ट्रॉन, फिर ETOH। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाली पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तुरंत ETOH प्रोटोनेशन के लिए आ जाता है, तो इसका भी प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो एक H तो ऑलरेडी था ही इस पोजीशन पर, एक H ETOH ने दे दिया, तो इस तरह से हमारे पास 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन जो है वो बन के आती है। तो ये था हमारा इसके बारे में। अच्छा, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि अगर हमारी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड हो तब कैसे हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो व्हेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर सब्जेक्टेड टू द बर्च रिडक्शन, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decrease the rate of reaction and are mainly found on the non-reduced position of the product। Suppose ये हमने एक बेंजीन रिंग से OMe जोड़ दिया, ये एनिसोल लिया हुआ है हमने, तो OMe है। OMe में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर की एटम पर, यानी बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एटम है उसको हम की एटम बोलते हैं, उस एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को दे सकता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो है ही वो ऑलरेडी, पर वो बेंजीन रिंग को दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दे सकते हैं, तो वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। तो अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन एटम है, ये COH ग्रुप है, तो यहाँ पर कार्बन एटम है, और अगर की एटम से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमने लिए हुए हैं तो वो जब फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे, जब हम उनका बर्थ रिडक्शन करा देते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब हम उसमें जो ये जो ग्रुप है ये ज़्यादातर उस पर मिलेंगे जो कि नॉन रिड्यूस्ड पोजीशन होगी। देखिए अगर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम देखें ये वाला बिना है, तो इसमें रिड्यूस्ड पोजीशन कौन सी थी, ये वाली, जिस पर हाइड्रोजन जाकर ऐड हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया ETOH से, तो ये वाली जो पोजीशन है हमारी, ये वाली और ये पोजीशन रिड्यूस्ड पोजीशन कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा वहां मिलेगा आपको जो कि नॉन रिड्यूस पोजीशन होगी, यहां पर कोई रिडक्शन नहीं हुआ, जिससे OMe जुड़ा हुआ है वहां पर कोई रिडक्शन नहीं होता, तो वो नॉन रिड्यूस पोजीशन कहलाती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है डिक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि पहला स्टेप जो हम लेते हैं बेटा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेंजीन रिंग को। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो तो ऑलरेडी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस थोड़ा सा मुश्किल है। बस इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करते हैं, अदरवाइज रिएक्शन तो होगी,
ठीक है, बस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ओवरऑल इस बेंजीन रिंग को वो पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। तब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो भी हमारा मेटल हमने लिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली बेंजीन रिंग जो है एक्सेप्ट कर सकती है। बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, और जब फाइनल प्रोडक्ट हम दिखाएंगे तो ये हमेशा वहां पाए जाते हैं जो रिड्यूस पोजीशन होती है, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजनेशन हुआ है वो जिस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ था उसी पर हुआ है। देख रहे हैं आप, उसी पर हाइड्रोजन हमने जोड़ रखी। पहले यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं था, इस वाली पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं, कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसके पूरे 4 बॉन्ड यहाँ हैं, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया या ये हाइड्रोजनेट हो गया है, तो ये उसी पोजीशन पर मिलेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पर जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन पर जाकर रिडक्शन होता है। अब ये होता कैसे, वो हम इसकी मैकेनिज्म में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरमीडिएट रेडिकल एनायन। ऐसा क्यों हो रहा है कि OMe यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो तो नॉन रिड्यूस पोजीशन पर है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो रिड्यूस पोजीशन पर है, तो वो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो और मेटा पोजीशन एंड प्रोटोनेशन अकर्स एट दीज पोजीशन। वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर स्टेबलाइज कर देते हैं, तभी तो वहां पर प्रोटोनेशन हो पाएगा, तो इसीलिए वहां पर प्रोटोनेशन हो पाता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इप्सो एंड पैरा पोजीशन। अब सबसे पहले तो ये इप्सो का क्या मतलब है, इप्सो का मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये हमने ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखें COH, तो जिस भी या ऊपर वाला कोई भी एग्जाम्पल देखें, बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम इप्सो कार्बन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इप्सो कार्बन ये वाला कार्बन हो जाएगा, और ऐसे ही OMe में इप्सो कार्बन ये हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्थो कार्बन कौन सा होगा, OMe की बात करें तो ऑर्थो कार्बन ये भी है, ऑर्थो कार्बन ये भी है, मेटा कार्बन ये है और मेटा कार्बन ये है, और पैरा कार्बन खाली ये वाला एक, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, ऑर्थो मेटा पैरा तो आई थिंक आपको पता होगा, बस इप्सो नहीं पता होगा। तो इप्सो का मतलब होता है जिस भी कार्बन एटम से बेंजीन रिंग के अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसको हम इप्सो कार्बन बोल देते हैं, ठीक। तो अब ये कैसे हुआ है, मतलब इसमें हम कैसे शो कर सकते हैं क्यों ये OMe हमारी नॉन रिड्यूस पोजीशन पर आ रहा है और COH पर रिडक्शन हो रहा है, ये सब हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे। पहले मैं एक बार सब इरेज कर देती हूँ, ठीक। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, बेंजीन रिंग जहां पर भी हमने सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया हुआ है, ठीक है, उसी कार्बन पर जब कोई डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को हमें मूव कराना है। सबसे पहला काम इसमें ये करना होता है, ठीक। अब इस डबल बॉन्ड को हम दो तरीके से मूव करा सकते हैं, या तो ये डबल बॉन्ड मैं इस कार्बन पर मूव करा दूं, या ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर। तो सबसे पहले मैं इसी कार्बन पर मूव करा के देखती हूँ। तो जब मैं इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पर मूव करा दूंगी तो क्या होगा, देखो, तो ये वाले कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं अभी दिखा भी देती हूं। यहां पर मैंने क्या करा, ये डबल बॉन्ड को यहां मूव कराया, तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज, ये आप मत सोचेगा कि यहां पर बना हुआ है, मैंने इसको सपोज रिमूव कर दिया और इसको मूव करा दिया इस वाले कार्बन पर, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को हम कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये पूरी स्पीशीज है वो स्टेबल हो सकती है, और यही हमें चाहिए भी, ठीक है। तो हम इसलिए हम बॉन्ड को इस तरह से ही मूव कराएंगे, आगे की साइड मूव कराएंगे, ठीक है। अब अगर आप दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी, इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे मूव कराती, तो अगर मैं ऐसे मूव कराती तो इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आता और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, कैसे, मतलब स्टेबलाइज इस कंडीशन में देखिए, यहां पर हमने ले लिए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक तो इस पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ही, ऊपर से ये ऑक्सीजन भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ये स्पीशीज है पूरी की पूरी, ये हमारी डीस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस इलेक्ट्रॉन, ये जो
हमारा बॉन्ड है इसको हमें आगे की साइड मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, यही बेटा इसका बेस है। बस इसी को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप रिएक्शन, मेरे को इरेजर लेना था, तो आप रिएक्शन को इजीली करा सकते हैं। तो मैंने क्या कराया, इस बॉन्ड को मैंने इस कार्बन पर शिफ्ट कराया। ठीक है, और इस शिफ्ट कराने से मेरे दिमाग में बस ये बात आई कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अब इस ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा और ओवरऑल स्पीशीज हमारी स्टेबल हो जाएगी। तो जब मैं इसको यहाँ मूव करा दूंगी तो यहाँ पर मैंने ये नेगेटिव चार्ज जो है शो कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको यहाँ से ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज नहीं हटाना है, आपको हटाना है बेंजीन रिंग के ही दूसरे बॉन्ड से। वो तो आपने सिर्फ स्टार्टिंग में सोच लिया क्योंकि हमें ये वाले बॉन्ड को मूव कराना है, बस इस बॉन्ड का मूवमेंट किधर की साइड कराना है वो दिखाने के लिए बस आपको सिर्फ अपने दिमाग में सोचना है कि ऑक्सीजन जो है क्या कर रहा है, उसका काम क्या है। ठीक है, बस आपने ये बॉन्ड यहां मूव कराया और ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले बॉन्ड को यहां मूव कराएंगे ताकि आप इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस बॉन्ड को जब मैं यहां मूव कराऊंगी तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे बनेगा, और जो पहला वाला बॉन्ड मूव कराया था उसका मुझे नेगेटिव चार्ज बनाना था तो वो नेगेटिव चार्ज मैंने यहां बना दिया और ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज रह गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब ये बॉन्ड यहां पर मूव होगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पर, इस वाले कार्बन पर, ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बस इस पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में बस आपको बेटा यही सोचना है कि जो ये बेंजीन रिंग के जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है उससे अटैच जो डबल बॉन्ड है उसे हमें किधर की साइड शिफ्ट कराना है। तो जब आपको ये कंफर्म हो जाए आपको किधर की साइड शिफ्ट कराना है, फिर उसके पीछे वाले बॉन्ड को उसके ठीक पीछे आपको शिफ्ट कराना होता है। मतलब पहला बॉन्ड जब आप शिफ्ट कराएंगे तो उसका चार्ज बनाएंगे और जब दूसरा बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे तो वो बॉन्ड से बॉन्ड ही बनना है। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा बॉन्ड ही बनाएगा वो। ठीक है, तो बस इसको आगे की साइड शिफ्ट कराने का सिर्फ यही मकसद था कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो यहाँ से ऑक्सीजन उसको जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को वो कम कर सकता है, तो वो हमारा ओवरऑल स्पीशीज जो है हमारी स्टेबल हो सकती है। ठीक, फिर जब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, अब हमने शुरू में Na ऐड किया, फिर हमारा दूसरा काम क्या है, ETOH देंगे और ETOH का क्या काम है, प्रोटोनेशन करना। और प्रोटोनेशन कहाँ पर करेगा, जहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ETOH क्या करेगा, H+ देगा और प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस कार्बन से एक H जो है वो जुड़ जाएगा। वो एक H मैंने यहाँ पर जोड़कर दिखा दिया। यहाँ पर जो ऑलरेडी एक H दिखा रखा है वो ऑलरेडी है इस बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग के ये जितने भी पांचों कार्बन हैं उन सब पर जो है हाइड्रोजन है, तो बस उस हाइड्रोजन को मैंने बाहर शो कर दिया। ये वाला जो हाइड्रोजन दिखा रखा है और ये जो हाइड्रोजन दिखा रखा है ये सिर्फ शो किया हुआ है बाहर से। ठीक है, क्योंकि ये वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर जो दूसरा हाइड्रोजन आया है बस उसको हमने वो ETOH ने दिया है। अब ETOH के साथ तो रिएक्शन हो गई, फिर से अब सोडियम एटम आए, सोडियम एटम फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ETOH फिर से अपना एक H+ देगा और H+ यहाँ वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आप देख रहे हैं OMe जिस पर जुड़ा हुआ था, जिस कार्बन पर, उस पर जो है रिडक्शन नहीं हुआ या उस पर हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ। किस पोजीशन पर हुआ, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन पर हुआ और दूसरी साइड अगर हम देखें तो पैरा पोजीशन पर हुआ, ये सॉरी मेटा पोजीशन पर हुआ। ये हमारी ऑर्थो पोजीशन थी और ये हमारी मेटा पोजीशन है। तो एक साइड हम ऑर्थो पोजीशन पर दिखाते हैं और दूसरी साइड हम मेटा पोजीशन पर दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां देखने को मिलेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में हुआ। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर से हमारा काम वही है, हमें ये नेगेटिव चार्ज को जो है मूव करा, सॉरी बार बार नेगेटिव चार्ज बोल रही है, ये जो बॉन्ड है हमारा, इस बॉन्ड को हमें मूव कराना है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बनाना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बनाना है मतलब इस बॉन्ड से। तो फिर से अगर मैं ऊपर वाले की तरह ही करूं, इस बॉन्ड को अगर मैं यहां शिफ्ट करा दूं तो इस वाले कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये जो हमारा COH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
एक तो इस पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को और ज्यादा बढ़ा रहा है, यानी ओवरऑल इस स्पीशीज को ये डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसलिए हम ये बॉन्ड जो है आगे की साइड मूव ना कराकर अब हम इसे पीछे की साइड यानी इप्सो कार्बन पर मूव कराएंगे, ऑर्थो कार्बन पर मूव ना करा के इसे इप्सो कार्बन पर मूव कराएंगे। देखिए, देख लेते हैं फिर से ये। तो आपको मेनली बस बेटा यही ध्यान रखना है कि कार्बन आखिर हमारा जो बॉन्ड है हमारा आखिर वो मूव कहाँ पर होना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए इसको अगर मैं यहाँ मूव करा दूं, तो जैसे ही इसको यहाँ मूव कराऊंगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए अब ये बॉन्ड मूव करेगा इधर की साइड। ठीक, तो आपको ये पॉजिटिव चार्ज तो नहीं दिखाना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा, तो ये बॉन्ड इस तरह से बना दिया हमने, और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम भी हो पा रहा है। कैसे, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है और ओवरऑल इस स्पीशीज को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, अब हम बात, तो बस आपको क्या करना है, एरो तो जरूर दिखाने हैं बेटा, एरो के बगैर तो रिएक्शन दिखानी नहीं, बस ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये आपने समझ लिया। मेन चीज है बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें मूव कहाँ कराना है। बस ये जो पहला वाला बॉन्ड है इसका हमें मूव कराने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज बनाना है, चाहे वो ऊपर ले लें चाहे हम नीचे, और बस आपको नेगेटिव चार्ज मूव कराने के बाद देखना है कि जो भी हमारा नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है वो उसका मैग्नीट्यूड हमें किसी तरह से कम करना होता है, तो वो कम हो पा रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपको दूसरा बॉन्ड जो है मूव कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्योंकि इसको यहाँ मूव करा है तो ये वाला इसके ठीक पीछे वाले बॉन्ड को इसकी तरफ हम मूव करा देंगे। अब जब ये बॉन्ड यहाँ मूव होगा तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक, और वही एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो किया हुआ, और ये हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी यहाँ पर है, उसी को हमने यहाँ शो कर रखा है। तो जैसे ही हमने पहले Na से कराई, अब हम ETOH से कराएंगे। ETOH का काम H+ देना है, और H+ कहाँ देगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहीं पर H+ जाएगा। तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया, फिर से Na आएगा। Na का काम इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर देगा, फिर इसी पर जहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन दिया था वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर से ETOH आएगा, और ये H जो है, ये वाला H जो है यहाँ इस नेगेटिव चार्ज से जुड़कर इस तरह से हमारे पास ये स्पीशीज बन के आती है। तो आपने देखा जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इप्सो कार्बन पर और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज रखता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर स्टेबलाइज होगी प्रोटोनेशन वहीं पर हो पाएगा। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी चीज, ये इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और उसका रिडक्शन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर। और देखिए OMe, अगर आप एक चीज बस OMe को ध्यान रखिए और इस पर इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिए, तो आपको ध्यान रहेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो भी इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, हमेशा ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर रिडक्शन होगा या हाइड्रोजनेशन होगा। और देखिए OMe में O फॉर ऑर्थो याद कर लीजिए, M फॉर मेटा याद कर लीजिए, तो आपको ध्यान रहेगा कि उसकी ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर हमें दो दो हाइड्रोजन दिखानी है। बस जब आपको एक चीज याद रहेगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बस ऑर्थो और मेटा नहीं होंगी, उसके अलावा वाली पोजीशन, यानी एक तो इप्सो कार्बन हो जाएगा, और इप्सो भी कैसे याद कर सकते, इप्सो उस पर यानी इस पर। ठीक है, तो जिस पर भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसी कार्बन पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर, तो इप्सो ये हो गया। ठीक है, और इप्सो में P भी आ रहा है तो P फॉर पैरा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। मतलब याद करने का तरीका है, हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर आप समझ में आ गया है तब तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तब आप अपने आप से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी बाई चांस भी भूल जाएं, नहीं रहे याद कहाँ पर बॉन्ड मूव कराना था, तो मैं बता रही हूँ कि याद करने का ये तरीका है कि OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है, और OMe में O भी आ रहा है, M भी आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कराता है, और जो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा वो इप्सो और पैरा पोजीशन पर कराता है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
हमें क्या करना है, अगर मैंने अभी जो आपको बताया, हमारे पास सपोज ये था, अब ये इस तरह से बॉन्ड बना हुआ आ जाए, देखो बॉन्ड का भी बड़ा खेल है इसमें, ये हमारा हमने ले रखा है OMe, ठीक। इससे हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, सपोज बर्थ रिडक्शन लिखा हुआ है ऊपर, आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा हुआ है, जैसे कंपटीशन लेवल में हो जाता है वहां पर तो फाइनल प्रोडक्ट ही पूछते हैं। तो आपने क्या करना है, ये तो आपने OMe बनाया और आपको याद है ऑर्थो और मेटा पोजीशन, OMe में ऑर्थो भी है मेटा भी है, बस जो ये बॉन्ड यहाँ बना रखा था ना, अब फाइनल प्रोडक्ट में ये बॉन्ड आपको इधर बनाना है और इधर बनाना है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये इधर की साइड अगर आप मूव करेंगे तो ये वाला कार्बन ऑर्थो है, और इधर की साइड अगर आप मूव करेंगे तो ये वाला कार्बन मेटा है, ठीक है। तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर। और अगर आप देख लीजिए एक चीज और, कि अगर हो इस तरीके से, मान लीजिए कंपाउंड दोनों एक ही हैं, बस दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, अगर ये है, इसका बर्च रिडक्शन है तो वही, लेकिन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफर बनेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर है, तो बस आपको ये इधर और इधर बनाना है, फिर ये OMe हो गया। तो इसमें यहाँ पर दोनों H और यहाँ पर दोनों H, तो इधर की साइड अगर आप मूव करें तो ये मेटा पोजीशन हो गई ये वाली, ठीक है, और इधर की साइड अगर आप मूव करें तो ये पोजीशन ऑर्थो हो गई, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि हमें OMe तो नहीं करना है इसमें, तो OMe नहीं करना है तो फिर क्या करना है, यानी कि ऑर्थो और मेटा पोजीशन नहीं करनी है, यानी ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है और ये मेटा, ये नहीं करनी। कौन सी बची, दो ही तो बची, एक ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो इप्सो यानी उसी पर, और पैरा तो है ये, तो इसमें ऐसे, और बाकी जगह आपको दोनों जगह बॉन्ड बना देने, तो बस इससे तो ये बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसे कोई एग्जाम्पल हो जाता, ये मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बना दिया सपोज, ठीक है, और मैं इसको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने सपोज OMe बना दिया और यहाँ मैंने COH बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो आपने तो क्या करना है, बस ये लिया, इसको तो हमें ऐसे ही दिखा देना है, OMe और COOH। तो एक तो COH पर H आ जाएगा, ठीक है, एक इसकी, ये तो इप्सो पोजीशन हो गई, और इसके ठीक सामने वाली पैरा पोजीशन हो गई, और यहां पर बॉन्ड बना दिया और यहां पर बॉन्ड बना दिया, मिल गया आपको आंसर। OMe उसी पोजीशन पर रहा जो नॉन रिड्यूस पोजीशन थी, ठीक है। और आप देख लीजिए इधर की साइड अगर आप चलेंगे OMe के बारे में, तो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजनेशन हुआ, और इधर की साइड अगर आप चलेंगे तो मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजनेशन हुआ, ठीक है। और आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी देख लीजिए, इप्सो पोजीशन यानी उसी पर हुआ, और पैरा पोजीशन पर, ये ऑर्थो थी इस COH के लिए, ये मेटा थी और ये वाली पैरा थी, तो ये आप आंसर यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको अगर OMe यहाँ ध्यान रहेगा तो बाकी सब ध्यान रहेगा, नहीं तो आपको सबसे तरीका, बस आपको ये बॉन्ड ही तो मूव कराना होता है बेटा, आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि ये बॉन्ड हमें मूव कराना है, चाहे वो COH हो चाहे वो OMe हो, बस इस बॉन्ड को हमें किधर की साइड मूव कराना है। तो बस अगर हम इसको इधर की साइड मूव करा देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है और हमें चाहिए ये डिक्रीज, ठीक है। तो इसलिए हमें ये वाला बॉन्ड जो है उल्टी साइड, इधर की साइड मूव कराना पड़ेगा। जब हम इसको इधर की साइड मूव कराएंगे तो फिर ये वाला बॉन्ड, इसके पीछे वाला बॉन्ड इधर की साइड मूव कराएंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है हो सकती हैं, ठीक। तो ये सब कुछ था बर्च रिडक्शन के बारे में, तो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।